Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So in this video I'm gonna reaction on Chandrayaan 3, how it's work, what's the signal come from this to earth, moon to earth. So देखेंगे क्या होता है यार, कि यानी इसका मेन मकसद क्या है, वो तो क्या है उधर, उसके बाद वर्क कैसे करेगा, तो ये हम लोग इस वीडियो से जानेंगे। अगर आपके पास और भी वीडियोज़ है इससे रिलेटेड तो मुझे काइंडली मेंशन करें। थैंक यू। वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 23rd August 2023 फाइनली पोल पे। वी डिड इट। इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली और यूएस, रशिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून की सतह पर चलते ही एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट वी आर फाइनली ऑन मून। एंड यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, बट इस सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्रज्ञान रोवर सरफेस पर चलना शुरू करेगा, वो उस पर काफ किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों के इम्प्रिंट्स कुछ इस तरह से पीछे छोड़ेगा। इसरो के इस सक्सेस को देखकर इसमें इंडियन स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ गए। आई मीन, जहां पर 4 साल बिल्कुल। पहले सिर्फ 10 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स इसरो के मिशन में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पर अब ये आंकड़ा 140 पर आ चुका है। एंड नॉट जस्ट दिस, बड़े बड़े कंट्रीज लाइक जापान और यूके भी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस कोलैबोरेशन में उन्होंने इसरो के साथ 2 नए स्पेस मिशंस प्लान किए हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आज इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज को भी इसरो पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा था कि इंडिया पहली वो कंट्री बनने वाली है जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल होगी। बट वेट फ्रेंड्स, ये सिनेरियो 4 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यू नो व्हाट, 4 दिन पहले तक रशिया का लूना 25 मिशन इंडिया के चंद्रयान 3 को कांटे की टक्कर दे रहा था। दरअसल 11 अगस्त 2023 को रशिया ने अपने लूनर मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था, जिसे अनलाइक चंद्रयान 3 बिना पृथ्वी के अराउंड 5 बार ऑर्बिट किए डायरेक्टली लॉन्चिंग से सीधा मून के ऑर्बिट में दाखिल करवाया गया। और रशियन साइंटिस्टों के कैलकुलेशंस के अनुसार लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को अपनी आखिरी डी बूस्टिंग फेज के दौरान अच्छा, मुझे एक लूना क्वेश्चन 25 पूछना है यार, पर इसमें हद से बंदे ज्यादा भी है, thrust इसमें लगाने की ह्यूमंस वजह है से वो या एक्सपेक्टेड जस्ट ट्रैजेक्टरी से डिविएट हो गया एआई और सिस्टम है? सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया, और इसी के साथ उनका ये मिशन वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इसरो के साथ साथ नासा के साइंटिस्ट को यह पक्का भरोसा था कि ऐसा हादसा चंद्रयान 3 के साथ होने के चांसेस काफी कम है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन सभी को यह पता था कि रशिया की तरह हड़बड़ाहट में स्पेस में अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ने यह मिशन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान 2 के फेलियर के पीछे जिन जिन वजहों का हाथ था, उन सबको समझकर सॉल्व करके चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है काम एंड कंपोज्ड मैनर में। सिंपली स्पीकिंग, इसरो ने इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिससे कि सक्सेस के चांसेस इस मिशन में बिल्कुल हाई हो। जब भी इसरो ऐसे स्पेस मिशंस करता है या इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, तो हम सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में भी बहुत ही कम भारतीयों में असल में एक बताओ, जिसको वैज्ञानिक साइंस में विज्ञान एक इंटरेस्ट है ऐसा कमेंट माइंडसेट करो। है जो किसी भी भारतीय की और पूरे भारत की तकदीर बदल के रख सकता है। लेकिन कितने कम लोग हैं जो इसमें असल में रुचि रखते हैं, इस दृष्टिकोण को अपना के अपने लाइफ के प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद लेते हैं। वेल, वेरी लेस, बिकॉज भारत में इन जनरल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, और इसी चीज को हम मिलकर बदलना चाहते हैं फ्रेंड्स। और इसीलिए हम सब साइंस लवर्स मिलकर एक मिशन पूरा करने के लिए अच्छा, निकल पड़े। मुझे भी साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली इस मिशन के बारे में डिटेल में मैं स्पेस आपको में। वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। फुल प्रूफ प्लानिंग का सबसे मुझे इंपॉर्टेंट सजेस्ट करिएगा कोई स्पेस रिलेटेड वीडियोस हो तो सभी मुझे उस पर इंस्ट्रूमेंट्स को रिएक्शन उनके देना वर्किंग होगा। कंडीशंस के हिसाब से अलग-अलग लेवल्स पर टेस्ट किया गया था, और इसमें सबसे पहले इसरो के साइंटिस्टों ने विक्रम लैंडर
लैंडर में फिट किए गए सभी सेंसर्स और नेविगेशन सिस्टम सेपरेटली टेस्ट किए थे, जिसे कोल्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्ट का मेजर मोटिव था उनकी टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, चांद की सतह पर कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से, साथ में उसके साउथ पोल पर सूरज की किरणें ना पड़ने की वजह से वहां का एवरेज तापमान -13 डिग्री सेल्सियस है। और इसीलिए इतना कोल्ड टेम्परेचर इसीलिए आज तक कोई नहीं सेंसर्स गया की है। हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए उन्होंने इससे भी 5 डिग्री कम, यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें टेस्ट किया। इन सभी सेंसर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर्स थे LPDC, LDV और LHDAC, क्योंकि ये सभी सेंसर्स लैंडर की पोजीशन, वेलोसिटी और उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अब नॉर्मली इन लेजर सेंसर्स को एक थर्मल वैक्यूम चेंबर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडे तापमान को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। बट एज यू सी, ये काफी हैवी बजट प्रोसेस है। सो इसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली। यू वोंट बिलीव, बट उन्होंने सभी सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई ऑल्टीट्यूड्स पर लेकर गए, जहां तापमान नेचुरली ही -18 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां से सेंसर्स की सिग्नल भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी और लेटेंसी, यानी कि सिग्नल्स कितना लेट ट्रैवल करते हैं, इन सभी पैरामीटर्स मानना को पड़ेगा। चेक किया गया। इसके बाद उन्होंने लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर्स को टेस्ट किया। एग्जैक्टली जब आप कोई सक्सेसफुल मिशन चाहते हो तो आप उसको पहले टेस्टिंग और हर चीज़ को, यानी इंच बाय इंच स्मॉल पॉइंट्स को भी आप लोग फोकस करोगे, उसको पहला लैम्प इग्नोर नहीं करोगे, तभी आप सक्सेस पाओगे। इसके लिए इसमें 2 लिक्विड फ्यूल्स है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, जो मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे टाइप के थ्रस्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव कंट्रोल थ्रस्टर्स, यानी RCT, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो देखो, बेसिकली ना, ये RCTs लैंडर के स्टीयरिंग व्हील्स के जैसे काम करते हैं। इन 4 थ्रस्टर्स को इंटरवल पर इग्नाइट किया जाता है, जिससे लैंडर की पोजीशंस कंट्रोल करके उसे ऑर्बिट में रखना आसान हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर लैंडर को लेफ्ट साइड में मोड़ना है तो राइट साइड के थ्रस्टर को इग्नाइट किया जाएगा, जिससे लैंडर लेफ्ट की ओर झुकेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उन्होंने इन दोनों भी थ्रस्टर्स के मैकेनिज्म की जांच पड़ताल की, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस एकदम बढ़ जाए। पर इन थ्रस्टर्स के साथ साथ सॉफ्ट लैंडिंग एक और पार्ट पर निर्भर करती है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आखिरी पल में पूरा का पूरा लैंडर चकनाचूर हो सकता है, और वो है लैंडर के लेग्स। और इसके लिए इसरो के साइंटिस्टों ने मून के सरफेस को रेप्लिकेट करके एक टेस्ट बेड बनाया था, और उस पर लैंडर के लेग्स पर काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किए। और मतलब इन्हीं इसमें सब कोई टेस्टिंग के humans नहीं है, सक्सेसफुल रिजल्ट्स को देखते just हुए machine इसरो है। के साइंटिस्टों को पूरा विश्वास था कि चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, और वही हुआ भी। उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग सक्सेसफुल रही। उनके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंड किया। यहाँ पर उसके सभी इंजन्स इग्नाइट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून की सरफेस के करीब ट्रैवल करने लगे। इसी मानना दौरान पड़ेगा, लैंडर के इंसान RCT क्या कुछ थ्रस्टर्स नहीं ने कर सकता लैंडर को अगर वो लैंडिंग चाहे स्पॉट तो। पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया। मून सरफेस से 7.5 सोचने किलोमीटर वाली की बात है दूरी ना, पर ऐसे फिर एक बार पूरा लैंडर पर लगे कैमरास और सेंसर्स ने ये अर्थ से इंश्योर मून किया कि तक एवरीथिंग इज रेडी ट्रैवल करना, और फिर उसके बाद और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ एक सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से लैंडिंग एक बार सरफेस मून ढूंढना। के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर दी। मानने और वाली फिर बात जैसे ही है वो कि सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगे कैमरास ने सतह की पिक्चर लेना शुरू किया। सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस करके ये कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे RCT थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। अच्छा, ये लैंडिंग खुद कर रहा था, कोई कंट्रोल कर रहा था, क्या हो रहा था? मुझे काइंडली इस बारे में बताएं तैयारी प्लीज। कर ली। बेसिकली इन लैंडर लेग्स में माइक्रो स्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हैं, जिन्होंने मून के सतह की एलिवेशन और बम्प्स को स्कैन करके उसकी एक वर्चुअल मैपिंग की। उसके बाद इस मैपिंग के जरिए लेग्स में लगे हुए एक्चुएटर्स और इंक्लिनोमीटर्स ने उनके एंगल को एडजस्ट किया, ताकि जमीन से कांटेक्ट करते वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। अब ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी साइंटिस्टों को ये पता था कि जिस मोमेंट पर लैंडर लेग्स
मून सरफेस से कांटेक्ट करेंगे तब भी वो एक शॉक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी शॉक को विथस्टैंड करने के लिए लैंडर लेग्स में एरोप्लेन की तरह कुछ ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए गए थे जो अप्रोक्सीमेटली 4000 न्यूटन्स का फोर्स एब्जॉर्ब कर सके। और बाय द वे ये इतना फोर्स होता है कि अगर इस फोर्स से हम इंसान जमीन से टकराए तो हमारी सबसे मजबूत बोन, दैट इज द थाई बोन, फीमर, वो तक टूट जाएगी। इन सभी एनालिसिस के बाद लैंडर मून सरफेस से 150 मीटर ऊपर पहुंचा और उसने फिर से एक बार लैंडिंग स्पॉट की जांच पड़ताल की। जैसे ही उसे सब कुछ ठीक लगा, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल डिसेंट का सिग्नल भेजा और अगले 73 सेकेंड्स में ही लैंडर मून सरफेस पर लैंड हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और इसी प्लान अगर गलती होती तो अभी तक ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुल ना होता। चंद्रयान 3 ने एक नया विक्रम अपने नाम कर लिया। अब लैंडिंग के कुछ 4 घंटे बाद लैंडर से एक रैंप के जरिए प्रज्ञान रोवर डिसेंड हुआ, जिसकी पहली इमेज पृथ्वी पर आ भी चुकी है। ये है वो इमेज एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटेना समझ नहीं आई इस इमेज में क्या के था। साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया सो दैट लैंडर रोवर की इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचा सके। अब ये एंटेना अभी समझ आई इसका काम क्या है बेसिकली। सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकते, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन क्या है इन्होंने भेजना है? कम्युनिकेशन के लिए उसे हमेशा लैंडर से 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा, और अगर वो ये थ्रू आउट मेंटेन कर लेता है, दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल मिशन, जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। अब इसमें फ्रेंड्स उसकी मदद 2 इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से LIBS मून के सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा। इससे उन केमिकल्स अगर इन केस अगर कोई इसको कोई डैमेज हुआ, यानी होता है ना, यानी कोई भी एक छोटा सा डैमेज जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ दे, तो फिर इनका बैकअप क्या होगा, यानी इसके लिए फिर क्या भेजेंगे इसकी रिकवरी के लिए, ये पूछना चाहता हूँ मैं। मून पर पानी ढूंढने के बाद अब चंद्रयान 3 मून पर क्या नया खोज निकालता है? Well, whatever be the case, इस सब के पहले ही कई सारे स्पेस सुपर पावर्स इसरो के साथ कोलैबोरेटिव मिशंस प्लान कर रहे हैं इस सक्सेस के बाद, जिसमें से टॉप और लेटेस्ट स्पेस मिशन है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और इसरो का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स। इसमें लैंडर बेसिकली इसरो की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा और रोवर और लॉन्च व्हीकल JAXA का होगा। इसके साथ ही IIST बैंगलोर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलकर इसरो की मदद से एक्सो वर्ल्ड्स नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें एक्सो प्लैनेट्स के मतलब आगे अब बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत इसीलिए मुमकिन कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि इसमें इसरो के साथ साथ कई सारे प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप्स का भी कंट्रीब्यूशन है। ये स्टार्टअप्स ये पूरे के पूरे इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, और इनमें फोर फ्रंट पर है कंपनीज लाइक स्काईरूट, अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुवा स्पेस और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, जिन्होंने बाय द वे विक्रम लैंडर के डिजाइन डेवलपमेंट में काफी मदद की है। और सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, MNCs लाइक L&T, गोदरेज एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उन्होंने भी चंद्रयान 3 के इस मिशन के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन, लॉन्चिंग के लिए कुछ कंपोनेंट्स, थ्रस्टर्स, बहुत लोगों ने काम किया तभी सफल हुआ, लोगों की मेहनत है, कामयाबी मिलनी इतने कम टाइम में इतने सटीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल। सबसे मेन चीज है ना, एक पॉइंट को उन्होंने फोकस इसरो रखा। का बजट स्लाइटली बढ़ रहा है, जिसे गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, और उन्होंने भी इसरो को थोड़ा ज्यादा बजट अलॉट किया, व्हिच इज ग्रेट फॉर इसरो एंड फॉर अस इंडियंस एज वेल। मे बी ये बजट इंक्रीमेंट थोड़ा पहले आया होता तो इसरो आज के तारीख में काफी सारे बड़े माइलस्टोन्स भी अचीव कर पाया होता। भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस शुक्र करो, एटलीस्ट अभी तो हो गया। गर्व फील करते हैं, और क्यों ना जाहिर है इंडियन के लिए बहुत प्राउड की बात है, हम लोग भी खुश हैं, आप लोगों की खुशी में हम भी खुश हैं। आज हमारे देश में लोग हम लोगों को भी बहुत कुछ यानी फ्री में जानने को मिलेगा, जाहिर है। कि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान को और इंसानी सभ्यता को तरक्की के मार्ग पर लेकर जाता है, और इसीलिए ये हमारा मिशन है फ्रेंड्स। बस एक चीज का वो है ना कि यार अर्थ को ह्यूमंस ने बहुत खराब कर दिया, एटलीस्ट से प्यार करने लगे। इस चांद मिशन को को पूरा अब करने के लिए हमने जाहिर है आगे और भी मिशन होंगे और भी बहुत कुछ होगा, तो चांद को कोई डैमेज ना कम्युनिटी पहुंचाए, मेंबर्स के ज्ञान और क्यूरियोसिटी बस इस चीज की रिक्वेस्ट है। नंबर 2, साइंटिफिक सॉल्यूशन से प्रैक्टिकली उनकी लाइफ और करियर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना। नंबर 3, देश भर में विज्ञान तो बस ये थी वीडियो गाइस, वीडियो बंद करनी पड़ेगी, बहुत लंबी हो रही है, और एंड पे उन भाई ने कोई सर्वर उनका था वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, आप लोग उनके पहले वीडियो को देखें, फिर उसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट देखें। और मैं यही कहना चाहूँगा एट द एंड कि यार इंडिया को फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और सेकेंडली हम पाकिस्तानी इसलिए खुश हैं ना क्योंकि हमें भी फ्री में देखने को मिलेगा, और यह है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारा नेबर एटलीस्ट जो भी है, जो भी दरमियानवी
मसले मसाइल, पॉलिटिशियन इशू वगैरह वगैरह सब कुछ साइड पे रखे, एक एशियन कंट्री और एक सबसे ज़्यादा हमारी लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर सब सेम है, तो हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये होगा कि इससे भी ज़्यादा तरक्की दें। मैं चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत, यानी स्पोर्ट्स हर चीज़ में जब हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो ज़ाहिर है आपको पता ही होगा कि यार उसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट। तो बस ये थी वीडियो और इसमें कुछ जानने को मिला जो आप लोगों को पसंद आई मेरी वीडियो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।